चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पावर रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लाइटली बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ पावर रिसोर्सेज के साथ नहीं आते, पावर रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज के चैप्टर्स दोनों कंबाइन करके इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हमें सिग्निफिकेंटली अच्छे से पढ़ना है। मैंने कोशिश की है कि स्लाइड्स में इसी तरीके से मैंने सारे यानी नोट्स इस तरीके के हैं कि आपके पूरे पूरे आंसर्स इन्हीं से बन जाएंगे। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो है वो हमें वेरियस सोर्सेज से मिलती है। कुछ हमारी वो एनर्जी होती है जो रिन्यूएबल होती है, कुछ वो होती है जो नॉन रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, सन है कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है वो ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी। सो बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो थोड़ी अच्छी रिसोर्सेज होती हैं, यानी ऐसी रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड अमाउंट में है लेकिन बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कोल। कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और कोल से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे जो ईद वाला टाइम आता है उसमें काफ़ी लोग बारबेक्यूज करते हैं, तो कोल से डोमेस्टिक हीटिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। सो कोल नॉन रिन्यूएबल है, कभी ना कभी कोल ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली ऑयल नॉन रिन्यूएबल है और ऑयल से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो और ये फ्यूल भी आपको मिलता रहता है इससे व्हीकल्स के लिए। फिर नेचुरल गैस, आप अब मुझे नहीं पता कि आपके सिटी में किस तरीके से होता है, लेकिन नेचुरल गैस क्योंकि अब इतनी कम हो गई है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ख़त्म ही हो रही है पाकिस्तान में, तो जो हमारे अब पाकिस्तान की डायनेमिक्स है उसमें हमें एक लिमिटेड टाइम पर ही गैस अवेलेबल होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, यानी रात में आपके लिए अवेलेबल नहीं होती है। सिर्फ कुछ रिजर्व टाइमिंग्स पे उन्होंने इसको ऑपरेट करवाना शुरू कर दिया और अब जो नए घर बनते हैं उसमें तो इसके कनेक्शंस ही नहीं होते, तो लोग अपने सिलेंडर्स वगैरह भरवाते हैं। सो नाउ दिस इज द केस विद नेचुरल गैस, जो कि आप खुद लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये अब इतना कम हो गया है पाकिस्तान में कि हमारे लिए अब ये इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता। पर न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉन रिन्यूएबल एंड यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती हैं और ये जो है वो बस अभी अवेलेबल हैं लेकिन कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। सो कोल से लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल तक आपको एग्जाम्पल दी हुई है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, और इनसे ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ही काम लिए जाते हैं। फिर आ जाओ वाटर पे। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उससे आप एचईपी अगर आप बना लो, उसको इन्वेस्ट कर लो उसमें पैसे, तो फिर पानी भी जो है वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम कर सकता है। और फिर सोलर पावर, सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं कि सोलर की एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उनको जो है वो जनरेट हो रही होती है। तो हमें बजाय हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बर्डन डालें, हमें चाहिए कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ही रिलाई करें और इन्हीं से जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मसले हैं उसको रिजॉल्व कर लें। कोल पर आ जाओ। कोल जो है वो बहुत ओल्डेस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है और बनता कैसे है इसकी आपको पता होना चाहिए कि बनता कैसे है। तो इट्स बेसिकली फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अभी जाऊं और मैं अपनी वेजिटेशन को जो है वो डिकम्पोज करना शुरू कर दूं, नहीं, ये बहुत साल लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में। अंडर अंडर द अर्थ सरफेस जब ये जाता है, इस पर एक अमाउंट ऑफ हीट लगती है, तो मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर बाद जो है वो कोल बनता है। और कोल की भी टाइप्स होती हैं, तो सबसे अच्छा वाला कोल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इन पाकिस्तान ये कोल की टाइप्स पता होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। इन पाकिस्तान बिट्यूमिनस टू लिग्नाइट टाइप्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। सो जो बिट्यूमिनस और लिग्नाइट टाइप है कोल की, ये बहुत वीक क्वालिटी का कोल होता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती। एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट का नाम आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। और bituminous are superior. Black and hard coal is found in highly compressed seams. Hydrocarbon content is less than anthracites. So bituminous जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, या लिग्नाइट जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो कि अच्छी क्वालिटी नहीं होती, इसमें जो है वो ये कहाँ मिलता है? ये कंप्रेस सीम्स में मिलता है। इसको जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कहाँ पर है इसकी सीम्स। और इसमें जो हाइड्रोकार्बन कंटेंट है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर कम होता है। सो ये कम होता है, इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म ऑफ कोल नहीं है। एंथ्रासाइट बहुत सुपीरियर है लेकिन हमारे पास नहीं है। फिर कोकिंग कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस कोक।
लिग्नाइट इज अ लोअर क्वालिटी कोल, ये सबसे सबसे लोएस्ट ऑफ ऑल होता है लिग्नाइट, लोअर क्वालिटी कोल एंड इट्स इजियर टू माइन। और जो पीट होता है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस होती है, यानी कि आपकी वेजिटेशन है, वेजिटेटिव मैटर है और वो अभी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो ही रहा है, तो वो पीट होता है। सो इट्स लाइक एंथ्रासाइट इज ऑन टॉप, ठीक है। फिर आपका बिट्यूमिनस आता है, जो कि जिसका हाइड्रोकार्बन कंटेंट कम है, लेकिन ये मतलब समझ लो कि बेटर कोल है लेकिन अभी बहुत अच्छा नहीं है। फिर आता है लिग्नाइट और फिर आता है पीट। पीट जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि बिल्कुल अभी बनना ही स्टार्ट हुआ है। और फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर मतलब ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि इनको अभी कितना टाइम हुआ है डिकम्पोज होते होते वेजिटेटिव मैटर को। अभी अगर स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल पीट होगा, थोड़ा टाइम हो गया है तो लिग्नाइट बन गया, और टाइम हो गया तो बिटुमिनस, और सबसे ज्यादा टाइम लग गया तो एंथ्रासाइट, जो कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। यहाँ पे कोई सवाल है इशाल? um जो ये पॉइंट है, कुकिंग कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस कोक, कोक भी क्या एक टाइप ऑफ कोल है? अच्छा, वो ये वाला कोक नहीं है जो हम पीते हैं, ये डिफरेंट कोक है, ठीक है। सो ये डिफरेंट है, हम्म। मतलब ये आपके उसी के लिए यूज होती हैं, बर्निंग के काम आती है, जो कि होटल्स वगैरह में धुआं दिया जाता है ना, ये उस कोक की बात हो रही है, ये वो नहीं है जो हम पीते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप है। ओके सही। तो ये जो आपके घर में आप अपनी मदर से भी पूछ सकती है, आपके घर में जो कोल होता है वो बेसिकली कुकिंग कोल होता है, उसको हम बर्न करते हैं तो एक वो अरोमा प्रोड्यूस करता है, जिससे नहीं कहते कोयला कढ़ाई और पता नहीं व्हाट नॉट, तो ये वो वाला कोल है, हम्म, सिर्फ पर्पसेस के लिए यूज होता है, सही है। सही है। अच्छा, फिर आ जाओ कोल एक्सट्रैक्शन पे। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज प्लेइंग अ रोल इन एक्सट्रैक्टिंग कोल इन बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सी जो है वो इंडस्ट्री, कौन सी जो कॉरपोरेशन काम कर रही है कोल एक्सट्रैक्शन के लिए। और बलूचिस्तान, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जब मिनरल रिसोर्सेज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं पर उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो उसका लैंड बहुत वो है, रेगेड लैंडस्केप है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो बलूचिस्तान में ज़्यादा लोग जाते नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए। लेकिन पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन अगर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा होता तो अब तक हमें कोई सहारा हो जाता। हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो करप्शन हो रही होती है, तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। फिर सब बिटुमिनस टू लिग्नाइट कोल आर फाउंड इन पंजाब एंड लिग्नाइट इन सिंध। सो बेसिकली जो भी एक्सट्रैक्शंस हुई हैं वो पंजाब और सिंध में हुई हैं। स्टील इंडस्ट्री uses coal by heating and converting it into coke. Coke is then mixed with iron ore and limestone, then mixture is heated to extract iron from iron ore. So basically ये थोड़ी लंबी बात हो गई है, लेकिन इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बताना ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो कोल को यूज करती है बाय हीटिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू कोक, यानी कोल का एक थोड़ा और मेल्टेड फॉर्म कोक बनाती है और फिर उसको मिक्स करती है विद आयरन और, क्योंकि स्टील है तो स्टील का ही काम होगा, इधर कोई और मतलब खाना तो बनाना नहीं है स्टील इंडस्ट्री ने। सो स्टील इंडस्ट्री फिर उस कोक को जो थोड़ा मेल्टेड कोल होता है उसके साथ मिक्स करता है आयरन ओर को, और फिर लाइमस्टोन के साथ उसको फर्दर मिक्स किया जाता है, यानी कोक इज मिक्स विद आयरन ओर एंड देन इट्स फर्दर मिक्स विद लाइमस्टोन। और फिर इस मिक्सचर को मजीद हीट किया जाता है और इससे फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो कि स्टील बनाने के काम आता है, ठीक है। सो इतना आप पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया याद रख लो कि कोक को मिक्स किया जाता है आयरन ओर से, आयरन ओर को मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन के साथ। इस मिक्सचर को जब हीट करते हैं तो आयरन, प्योर आयरन जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर आ जाओ गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन ये होती है कि कोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। सो गैसिफिकेशन क्या है कि कोल लिया उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम टू प्रोड्यूस कोल गैस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज यूज एज फ्यूल, ठीक है। तो इससे कोल गैस जो है वो प्रोड्यूस, गैसिफिकेशन से बेसिकली कोल की गैस बनानी होती है और उसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। फिर आ जाओ मिनरल ऑयल पे। मिनरल ऑयल जो होता है वो ब्लैक गोल्ड कलर का होता है और पोरस स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। अब पोरस स्पेसेस ये होती हैं कि कुछ जो ऑयल के रॉक्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो नहीं होते जो हमें यूजुअली दिख रहे होते हैं। तो उन रॉक्स में ये जो ऑयल जिनके अंदर होता है उनके अंदर पोरस स्पेसेस होती हैं, यानी कि थोड़ी सी हॉलो स्पेसेस होती हैं।
और ऑयल इन्हीं हॉलो स्पेसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब ये रॉक्स जो है वो ऑब्वियसली हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो नहीं होते, लेकिन ऐसी जगहों पर होते हैं जो कि रीचेबल नहीं होती हैं, तो वहां से जो है वो आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कोल बनता कैसे? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ मरीन एनिमल्स। सो जैसे जैसे मरीन एनिमल्स डिकम्पोज होते जाएंगे, जैसे कोल है वो वेजिटेटिव मैटर की डिकम्पोजिशन है, उसी तरीके से ऑयल जो है वो मरीन एनिमल्स की डिकम्पोजिशन है। और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत साल गुजर जाते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, तब जाके ऑयल बनना शुरू होता है। Occurs in dome-shaped anticlines where oil is trapped with gas above and water below. मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेजूंगी, मुझे ना ग्रुप पे याद करा देना कि मैंने आपको एग्री, इंडस्ट्री और जितने भी अब आगे के 6 चैप्टर्स हैं ना, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स भेजनी है, ताकि आप इन पिक्चर से भी देखो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बिकॉज मैं इनको स्लाइड्स में नहीं लगा सकती, आपकी बुक की पिक्चर्स हैं कॉपीराइट के इशू की वजह से। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि ऑयल मिलता कहाँ पर है। ऐसी जगहें होती हैं कुछ डोम शेप्ड इस तरीके की, और उनके अंदर क्लाइंस बने हुए होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर स्पेसेस बनी हुई होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑयल यहाँ पर है, इस जगह ऑयल है, तो ऊपर ऑयल के ऊपर गैस होती है, यानी इस डूम शेप में गैस होगी और नीचे पानी होगा, और इन दोनों के दरमियान कहीं जाके ऑयल एग्जिस्ट करता है। तो ये मैं आपको पिक्चर्स जब भेजूंगी ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, वो लेबल्ड पिक्चर्स हैं, तो आप समझ जाओगी इजीली। ठीक है, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि ऑयल कैसे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन एनिमल से बनता है, कहाँ मिलता है, पोरस स्पेसेस में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और आपके डूम शेप एंटीक्लाइंस में भी मिलता है, वहाँ पे गैस ऊपर होती है और पानी नीचे होता है और बीच में ऑयल एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है। फिर ऑयल जो है वो लिक्विड होता है। वेल्स आर ड्रिल्ड टू पंप लिक्विड फ्यूल आउट ऑफ द ग्राउंड। सो ये जो डूम शेप्ड चीजें हैं, एंटीक्लाइंस हैं, ये अर्थ के ऊपर तो नहीं मिलेंगी ना, ये जाहिर सी बात है, कितना वैल्यूबल चीज़ है और इतनी डिकम्पोजिशन के बाद बन रहा है, तो जो चीज़ डिकम्पोज होती है वो अर्थ के सरफेस के अंदर होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिल किया जाता है, इन्हीं एंटीक्लाइंस को जो डूम शेप्ड होते हैं, और उसको केयरफुली जो है वो ड्रिल करना होता है, वरना अगर गैस जो है वो बाहर आ गई तो एक्सप्लोजन का भी खतरा हो सकता है, तो इसको बहुत केयरफुली ड्रिल किया जाता है। और फिर ड्रिल करते करते ये लोग उस साइड तक पहुंचते हैं जहाँ ऑयल होता है, और फिर ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। सो वेल्स आर ड्रिल्ड टू पंप द लिक्विड फ्यूल आउट ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होती है वो सरफेस के अंदर होती है, सरफेस के ऊपर नहीं होती। फिर बहुत ज़्यादा जो है वो उनको केयरफुली ड्रिलिंग साइट सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि हमें हर जगह तो हम जाकर नहीं ड्रिलिंग कर सकते ना। तो इनको फुल अंदाज़ा होना चाहिए कि 99% वो लोग श्योर हैं कि इस ग्राउंड के नीचे डी जो है वो ऑयल एग्जिस्ट करता है, और उसके उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ड्रिलिंग साइट इज सेलेक्टेड, फिर वहाँ डेरिक, यानी ये जो पूरा सिस्टम है वो डेरिक होता है, डेरिक सेटअप। डेरिक इज अ लार्ज स्टील स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स ड्रिलिंग पाइप्स। ये जब हम जो कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आपने कभी देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं या बड़ी बड़ी जो स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको डेरिक कहा जाता है। बेसिकली ऑल ऑफ दिस, ये जो पिक्चर में है, ये सारा डेरिक का सिस्टम है। Crude oil cannot be used in its raw state. Oil has to be refined as petrol. Then oil refineries, if are located near industrial area, then transportation becomes cost effective. So obviously जो मैंने decomposition के बाद का oil निकाला है वो अपनी रॉ स्टेट में है, मुझे उसको रिफाइन करना होगा ताकि मैं उसको पेट्रोल के फॉर्म में यूज़ कर सकूं। तो उसके लिए उसकी जो रिफाइनरीज होती हैं, जैसे अटॉक ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरीज यूजुअली वहीं बनाई जाती हैं जहाँ पे आपको श्योरिटी हो कि यहाँ पे ऑयल एग्जिस्ट करता है, ताकि आपको जब आप रॉ ऑयल निकालो तो आप उसको जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर लो, वरना ये होता है कि वो आपका ट्रांसपोर्ट की एक कॉस्ट होती है जो कि इसमें ऐड हो जाती है। सो ऑयल साइट या ऑयल रिफाइनरीज वहीं बनती है जहाँ पे श्योरिटी होती है कि यहाँ इस साइट के नीचे ऑयल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, फिर इम्पोर्ट बिल ऑफ ऑयल इज ग्रेट बर्डन ऑन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज। वाई? बिकॉज पाकिस्तान में इतना कोई ऑयल है नहीं, यानी बहुत कम क्वांटिटी में पाकिस्तान के अंदर ऑयल एग्जिस्ट करता है। हमें ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट हम वही मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ही करते हैं, लेकिन इंपोर्ट जब भी कोई चीज़ की जाती है तो उसका बिल ज़्यादा होता है, तो ये ऑयल को इंपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा बर्डन है ऑन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज। ऑयल बाय प्रोडक्ट आर वैक्स, डिटर्जेंट एंड पैराफिन्स। बाय प्रोडक्ट्स यानी कि ऑयल से आप फर्दर क्या बना सकते हो? एक तो देखो पेट्रोल है जो कि मेजर प्रोडक्ट है ऑयल की, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि जो आप और माइनर क्या चीज़ें ऑयल से बना सकते हो, तो ऑयल से मजीद वैक्सेस बन सकती हैं, डिटर्जेंट्स और पैराफिन। पैराफिन भी एक वैक्स की कैटेगरी होती है।
इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली आप पेट्रोल बना रहे हो तो वो आपको पावर तो देगा। एंड इट इज़ अ लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स। सो ये ऑयल के यूजेस हैं। फिर आ जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल पे। पाकिस्तान इम्पोर्टेड पेट्रोलियम बोथ क्रूड एंड रिफाइंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी फ्रॉम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बाय नाउ पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं। सो ये सी से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑन लैंड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन। सो अगर फॉर एग्जांपल कराची में ऑयल जो है वो सी से आ गया, तो आगे रेस्ट ऑफ द कंट्री में पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो रोड से इतना नहीं भेज सकते हो, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकती हैं। सो पाइपलाइंस से भी भेजा जाता है, रोड टैंकर से भी भेजा जाता है, और रेल टैंकर से भी भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी पीएसओ की या और कौन है, पीएसओ है, शेल है, अगर आपने इनके कभी कभी टैंकर्स देखे होंगे, वो टैंकर्स जो है वो यूजुअली इनके पेट्रोल पंप पे जा रहे होते हैं। तो उसमें ये सारा पेट्रोल ऑयल रिफाइंड सब चीज़ें होती हैं। सो पाइपलाइन से पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। रोड टैंकर जो है वो फ्यूल, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप रोड टैंकर यूज़ कर सकते हो, और फिर रेल टैंकर से भी भेजा जा सकता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज मोस्ट एफिशिएंट, convenient and cheapest mode of transportation. Parco plays an important role in inland transportation of crude oil from Karachi. वही जो मैंने आपको बात बताई, क्योंकि कराची ये लोग कह रहे हैं ना कि सी से जो है वो इम्पोर्ट होकर आता है, तो सी जो है वो कराची में। अब कराची से जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पार्को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको लुक आफ्टर करती है, कि किस तरीके से कराची से रेस्ट ऑफ द कंट्री में ऑयल ट्रांसपोर्ट होगा। फिर पार्को लॉन्च वाइट ऑयल पाइपलाइन टू कैरी रिफाइंड ऑयल फ्रॉम कराची टू नॉर्दर्न एरिया। सो वाइट ऑयल पाइपलाइन से जो है ये जो भी ऑयल है वो कराची से नॉर्दर्न एरियाज में जाता है। फिर important fuel found in oil-bearing rocks above oil, made up of methane, ethane, discovered in 1952 in Sui, Balochistan. So एक और important fuel यानी कि natural gas, CH4 जिसे कहते हैं मीथेन, वो हमें मिला। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, ये भी ऑयल बेयरिंग रॉक्स में मिलता है। और नेचुरल गैस जो है वो 1952 में सुई बलूचिस्तान में मिली थी, जो कि अब जिसके रिजर्व जो है वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैस का बहरान है। इतनी ज़्यादा गैस रेडिली अवेलेबल नहीं होती। सो ये जो नेचुरल गैस है वो ऑयल बेयरिंग रॉक्स में मिलती है। तो कोल जो है वो आपका वेजिटेटिव मटेरियल का डिकम्पोजिशन है, ऑयल जो है वो मरीन एनिमल्स की डिकम्पोजिशन है, और जो ये मीथेन है या जो नेचुरल गैस है वो ऑयल बेयरिंग रॉक्स में नेचुरली मिलती है। तो ये बने हुए मीथेन और इथेन से होते हैं, और पाकिस्तान में इसकी एक साइट थी, लेकिन अब इसमें इतने रिजर्व्स नहीं है। फिर आ जाओ न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसकी पावर रिलीज होती है एटम से। इट्स अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, and Pakistan is in need of industrialization. Nuclear energy can speed up this process, and the chances of accident in nuclear power stations are very low. Pakistan does not have enough financial resources to build more nuclear power stations, and they can remain radioactive for many years. So basically ये मैंने आपके 6 मार्क के लिए आंसर किया है न्यूक्लियर एनर्जी को, कि अगर आपको कोई कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया जाए कि क्या पाकिस्तान को न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये कुछ जो है इसमें एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि है तो ये बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, और पाकिस्तान को क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बनानी है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये जो इतनी कम इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, अगर न्यूक्लियर एनर्जी को हमने डेवलप कर दिया, तो न्यूक्लियर एनर्जी इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकती है कि इंडस्ट्रीज में आप जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, और यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। और फिर पाकिस्तान में इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इसका डिसएडवांटेज हो गया कि हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करें भी तो कैसे करें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना सकें। और फिर अनदर डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो काफ़ी सालों तक रेडियो एक्टिव रहता है, यानी उससे फिर रेडिएशन आती हैं, कैंसर वगैरह हो सकता है। तो ये एक तरीके से है भी अच्छा और एक तरीके से नहीं अच्छा, और पाकिस्तान में जितनी नेग्लिजेंस होती है तो इसको इतना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लोग किस तरीके से इसके वेस्ट को डिकम्पोज करें, सी में फेंक कर आ जाएं, कहीं भी कुछ भी फेंक कर आ सकते हैं, और फिर उसके जो इम्पैक्ट होंगे या जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल होंगे। चलो अब आ जाओ, हम पावर रिसोर्सेज कर रहे थे, उसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम देख रहे थे। तो अब आ जाओ थर्मल पे। थर्मल यानी हीट। So electricity generated by non-renewable resources like coal, oil is called thermal electricity.
ठीक है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कोल ऑयल अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, थर्मल से बच्चे सोलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोलर अलग चीज़ है। सोलर जो है वो हमें सन से मिल रहा है और सन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो उसमें मिक्स नहीं करना। थर्मल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और सोलर जो है वो सन से आता है, तो थर्मल हीट सोलर से मिक्स ना कर देना। सही है, ठीक है। सही है। Yeah, other forms of energy are derived from biomass, wind power, solar power and HEP। ये जो है ना वो ये जितनी भी एनर्जीज लिखी हुई हैं ये सब रिन्यूएबल फॉर्म्स हैं। पानी रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, सोलर रिन्यूएबल है, बायोमास रिन्यूएबल है। लेकिन HEP के लिए थोड़े से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, कि वो एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर उसका स्टेशन बनता है, तो ये यूजुअली नॉर्दर्न एरियाज को ही सप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। और इसको पे हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, वाटरफॉल चाहिए होता है, और ये दोनों चीज़ें जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में ही हैं। एल्टीट्यूड भी नॉर्दर्न एरियाज में हैवी रेनफॉल वाटरफॉल तीनों चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर HEP को जो है ये लोग सीरियस होके इस्टेब्लिश करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टेज है वो रिड्यूस हो सकती है। फिर HEP यूज द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर टू स्पिन द टर्बाइन। फिर जब ये टर्बाइन स्पिन होती है यानी बहुत बहता हुआ पानी, बहुत बहुत इंटेंसिटी से प्रेशर से बहता हुआ पानी टर्बाइन को स्पिन करवाता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सो इट्स बेस्ट डेवलप्ड इन माउंटेनियस रीजन। फॉर HEP प्रेसिपिटेशन हैज़ टू बी एडुकेट, यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है HEP के लिए। ठीक है। जी। फिर HEP, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है HEP वर्सेस थर्मल स्टेशंस पे, कि क्या चीज़ जो है वो स्टैब्लिश करनी चाहिए। सो HEP पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि पानी जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और उससे आप HEP जनरेट कर सकते हो, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर HEP इज़ रेफर्ड एज वाइट कोल। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे कोई जो है वो हैजर्ड नहीं होता इन्वायरमेंट को, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फिर HEP डेवलपमेंट नीड्स सर्टेन फिजिकल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। सो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये हर जगह नहीं डेवलप हो सकती, जैसे कोस्टल एरियाज में नहीं हो सकती, एरिड में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स नहीं है ये। फिर इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी हाई होती है, लेकिन फिर बाद की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है। तो ये HEP के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। फिर थर्मल, क्योंकि थर्मल की एनर्जी जो है वो आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनती है, तो फॉसिल फ्यूल जो इसके है यानी कोल और ऑयल ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और इसको बर्न करने से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फिर थर्मल पावर स्टेशंस कैन बी बिल्ट वेयर एवर फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल। सो अब हमें फॉसिल फ्यूल्स का भी हमें पता है कि इसको पाकिस्तान में इतने अच्छे से डेवलप तो नहीं किया हुआ, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स कौन से रीजन्स में हैं, और अगर हमें पता है तो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करने की हमारे पास उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए 6 मार्क्स वाला तो इसमें हमेशा रिन्यूएबल रिसोर्स को जो है वो सपोर्ट करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। हाँ, सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इनकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, लेकिन फिर मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं उसकी दोनों कॉस्ट हाई होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी और मेंटेनेंस भी, और फिर साथ में इनका पोल्यूशन भी होता है, और फिर ये ख़त्म होने का भी इनमें चांस होता है कि ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को सपोर्ट नहीं करना अपने 6 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है। सही है। फिर आज सोलर पावर वंस अगेन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको जो है वो इसकी भी जो इनिशियल कॉस्ट होती है थोड़ी हाई होती है, क्योंकि सोलर पैनल्स महंगे होते हैं। तो सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड इन सोलर सेल्स, इसके अपने सेल्स होते हैं उसमें वो कलेक्ट होती है। एंड इट कैन पावर रेडियोज इन कार्स। सोलर पैनल्स कलेक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम सन एंड पाकिस्तान हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। पाकिस्तान इज 300 सनी डेज पर ईयर। तो ये अगेन सोलर पावर पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको सपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सनी डेज ज़्यादा होते हैं, तो ये हमें एक कांस्टेंट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से मिल सकती है। और ये इसके लिए कोई आपको एल्टीट्यूड या कोई रेन नहीं चाहिए, जो ये वो फैक्टर है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो इसको ईजिली डेवलप किया जा सकता है। और फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विलेज एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है इसके थ्रू, और ये सेफ है और पोल्यूशन फ्री है। तो हर रिन्यूएबल रिसोर्स जो होती है वो सेफ होती है, पोल्यूशन फ्री होती है। क्लियर है? जी।
फिर आ जाओ विंड पावर पे। विंड भी जो है वो एक क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। कोई मतलब कोस्टल एरियाज में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लीन है, अबंडेंट है, अफोर्डेबल है, अगेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि विंड मिल्स, ये जो विंड मिल है ये टर्न होती है तो इस काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी का ये मुझे नहीं पता आपको पता है एनर्जी के बारे में या नहीं, लेकिन एनर्जी जो होती है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ना डिस्ट्रॉय होती है ना बनाई जाती है। तो जो विंड एनर्जी है वो मूविंग एनर्जी है, इसको हम मूविंग एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी इसको टरबाइन में हिट करती है और ये विंड मिल्स मूव करते हैं तो इससे एक मैकेनिकल पावर जनरेट होती है। तो मैकेनिकल पावर जो होती है उसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो विंड टरबाइन भी एक अच्छी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ है और ये जो है वो एस्थेटिक अपील भी इसके अंदर होती है। विंड इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड एज अ स्कोप ऑफ अट्रैक्टिंग टूरिज्म। वही मैंने अभी आपको बताया ना कि क्योंकि एस्थेटिक ब्यूटी होती है ना बहुत, मतलब ये अच्छे लगते हैं लगा के, तो टूरिज्म भी इससे अट्रैक्ट हो सकती है। यूटिलाइज इंडिपेंडेंटली एंड डिप्लॉय टू रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। विंड टर्बाइंस आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ विंड वेरी। सो अगेन अगर मैं लाहौर जैसे एरिया में विंड मिल्स लगाऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लाहौर में इतनी कोई हवा नहीं होती। तो अगेन विंड पावर के लिए जो है वो आपको वो एरिया ढूंढना पड़ता है जहाँ पे विंड अबंडेंट हो। और फिर वही मसला है इनका कि ये शुरू में जो इनको बनाने की कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और फिर विंड टर्बाइन से एनवायरनमेंट में सिर्फ ये डैमेज होता है कि ये बर्ड्स को मार सकती हैं। एंड विंड फार्म्स कैन ओनली बी बिल्ट इन कोस्टल एंड माउंटेनियस एरिया जहाँ पे विंड की सप्लाई हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी। फिर जियोथर्मल है। जियोथर्मल आपसे इतना नहीं पूछा जाता पेपर में, लेकिन ये आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैंने आपको मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जियो थर्मल, अच्छा जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब हीट होता है। तो ये जियो थर्मल बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो कि आप अर्थ से ड्राइव करते हो। यानी अर्थ की भी बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं ना अंदर, सरफेसेस अर्थ की आई थिंक 5 होती हैं 7 होती हैं, मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, मुझे पता तो है कि 5 है या 7 है, लेकिन जो इंटरनल कोर है अर्थ का वो बहुत गर्म होता है। तो अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। उसमें होता यह है कि होल्स आर ड्रिल्ड इनटू लैंड, यानी लैंड में इस हद तक उसको ड्रिल किया जाता है कि आप अर्थ के कोर तक पहुंच जाओ। और उससे फिर आप क्योंकि अर्थ के नीचे जो है वो पानी है ना, लैंड के नीचे पानी होता है, तो आप ड्रिल करते हो और फिर वहां कोर तक जब पहुंचते हो तो उससे गर्म पानी बाहर आता है। फिर वो गर्म पानी यूज़ किया जाता है ताकि टर्बाइंस को मूव किया जाए। जब टर्बाइंस मूव होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो अगेन इट इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन ऑफर सस्टेनेबल एनर्जी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई होती है और इसके लिए आपको स्किल चाहिए ना कि आपने कितना ड्रिल करना है, अर्थ के कोर तक आप कहाँ पहुँचोगे। तो पाकिस्तान में ये भी एक चैलेंज है कि हमारे पास इतने स्किल्ड लोग नहीं हैं। फिर वेव एंड टाइडल पावर। वेव्स हाई एनर्जी पोटेंशियल, वेव्स हैव हाई एनर्जी पोटेंशियल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूव करती हैं। तो कोई भी मूविंग चीज़ जो होती है उसका आप अगर कंप्रेस करो और टरबाइन के लिए यूज़ करो तो टरबाइन को वो मूव कर देती है। और टरबाइन जब मूव होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अगेन वेव्स भी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, शुरू में एक्सपेंसिव है और वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के लिए डैमेजिंग होती है। और ये वंस अगेन इसका भी चैलेंज ये है कि ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में अवेलेबल हो सकती है जहाँ पे सी है, जैसे कराची सिर्फ, या बलूचिस्तान का गवादर, यहीं पे सी अवेलेबल है, यहीं वेव्स अवेलेबल हैं, इन्हीं को जो है वो कंप्रेस करके जो है वो जनरेट करवाई जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी, वरना वैसे मुश्किल है। फिर आ जाओ बायोमास एंड बायोगैस। बायोमास जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। प्लांट्स एंड वेजिटेबल मैटर कैन बी यूज एज फ्यूल। यानी जब ये डिकम्पोज होते हैं तो उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, यानी इनकी जो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम बायोमास कहते हैं। विलेज वुमेन यूज काउ डंग पैटीज एज होम कुकिंग फ्यूल। लेकिन इससे जो है ना इसका डिसएडवांटेज ये है कि इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बायोगैस एक अलग चीज़ है। अच्छा, बायोमास जो होता है वो डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। लेकिन जो बायोगैस होता है वो प्रोड्यूस होता है एनिमल और प्लांट के वेस्ट से, ठीक है। तो इसमें फ़र्क है कि एनिमल और प्लांट का वेस्ट अलग होता है और उनकी जो अपनी डिकम्पोजिशन होती है वो अलग होती है। डिकम्पोजिशन यानी कि वो मर गए और अब वो बस मतलब एक पड़े हुए होते हैं ना ज़मीन पर, तो वो एक डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई होता है। अच्छा, फिर फर्मेंटेशन ऑफ काउ डंग गिव्स ऑफ मीथेन गैस विच इज़ यूज फॉर कुकिंग। तो ये जो है वो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस किया जाता है कि बायोगैस जो है वो यूज़ की जाती है, बायोमास यूज़ किया जाता है ताकि वो अपनी कुकिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकें।
फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर अगर आ जाओ तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करवाता है ना, यानी कौन उसके सप्लायर्स हैं। तो वैसे पूरे मुल्क में वापडा है और कराची में की इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो ये दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर काम करती हैं। इन किस तरीके से करती हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड स्टेशन होते हैं जो कि पावर को ट्रांसमिट करते हैं टू लोड सेंटर्स एंड देन टू कमर्शियल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो इस तरीके के आपने जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो तार हैं, और ये ग्रिड स्टेशन हैं। तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, और फिर जो आपका कमर्शियल पर्पज़ है या डोमेस्टिक आपके हाउस होल्ड हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वाया दीज ट्रांसमिशन लाइंस। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पावर ये है कि अगर पावर के ऊपर हम काम करें, क्योंकि हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जब शॉर्टेज होती है तो हमारी इंडस्ट्रीज जो कि हेविली मशीनरी के ऊपर चलती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है कि उनके गुड्स जो हैं वो इतने मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन पावर रिसोर्सेज, क्योंकि उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रैक्टर्स मशीनरी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर से जो है वो ड्राइव्ड होती हैं। तो इसलिए भी हमें पावर चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। फिर पावर रिसोर्सेज आर यूज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पावर होगी, हम चीज़ों को टैप इन कर सकेंगे, तभी जो है वो हम अपने मिनरल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पावर रिसोर्सेज जितनी ज़्यादा होंगी कंट्री में, उतनी ज़्यादा सोसाइटी जो है वो मॉडर्नाइज हो सकती है। क्योंकि अभी जो हमारे बहुत ज़्यादा मसले हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर नहीं होती। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं, रूरल एरियाज़ में इतनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब मसले हैं एक डेवलपिंग कंट्री के। और इससे ये चैप्टर एंड हो गया। इसमें कोई सवाल है? नहीं, हम्म। इजी सा चैप्टर। ऐसा है ना, तो इसको जो है वो अभी तो खैर इसका वाइवा नहीं है, अगले वीक लूंगी, तो देख लेना इसे। हम्म। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं फिर शुरू करवाऊंगी नया चैप्टर ट्रेड का। ठीक है, बस 3 चैप्टर्स और सही। एंड हो जाएगी अगले थर्सडे तक। लेकिन हमारे ऑब्वियसली वाइवाज हैं और वो 5 पेपर की मुझे प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि आखिरी 6 चैप्टर्स की तो मैंने अभी 5 पेपर्स नहीं कराए। ठीक है, नहीं, सही है। या चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन थर्सडे। ओके, ओके, अल्लाह सही। हाफिज। अल्लाह हाफिज।